बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताऊंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और इसकी मीनिंग बताऊंगी। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। इसका फॉर्मेट बताऊंगी मैं आपको, क्या जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो किस तरीके से फॉर्मेट होगा जिससे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको लास्ट में मैं बताऊँगी कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करवाती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपको देखना ज़रूर है, बहुत यूज़फुल वीडियो है और आपके लिए ही लाई हूँ मैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश या तो आपके बिजनेस में आ सकता है या कैश आपके बिजनेस से जा सकता है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। तो ये स्टेटमेंट है क्या कि आपके बिजनेस में जो पैसा आता है, ठीक है, उसे अपन कैश इन फ्लो बोलते हैं। और आपके बिजनेस से पैसा जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कैश आउट फ्लो बोलते हैं। जो जहाँ से पैसा आ रहा है और जहाँ से बिजनेस से पैसा जा रहा है, इसका रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट में रखा जाता है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को बनाया जाता है। उस स्टेटमेंट का नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब बिजनेस में कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ आप पैसों का पेमेंट कर रहे हो या किसी भी रीज़न से आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो इन सब का रिकॉर्ड जिस स्टेटमेंट में रखा जाता है उस स्टेटमेंट का क्या नाम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो आपको समझ में आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम क्यों दिया है। बिजनेस में पैसा आना और बिजनेस से पैसा जाना के रिकॉर्ड को जिसमें रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए कि कैश इनफ्लो मतलब कैश कहाँ से आ सकता है आपके बिजनेस में। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। और आपके कैश आउटफ्लो मतलब आपके बिजनेस में किस किस कंडीशन में आपके बिजनेस से पैसे जा सकता है। इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती है। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है और फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन सी है। तो मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट से आप पता कर सकते हो। पहला है रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्टिविटी। अगर आपको कस्टमर से पैसा रिसीव होता है, क्योंकि आपने सेल किया है गुड्स और सर्विस को, तो जो भी पैसा रिसीव होता है वो किस में लिखा जाएगा, आपका कैश इन फ्लो में आएगा। मतलब जहाँ से पैसा रिसीव होता है वो किस में जाएगा, कैश इन फ्लो में जाएगा। जैसे अगर आप गुड्स एंड सर्विस को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उससे पैसा मिला आपको, तो पैसा मिला तो किस में जाएगा, कैश इन फ्लो में जाएगा। इसी तरह अगर फिक्स असेट्स को सेल करते हो, बेचते हो आप फिक्स असेट्स को, जैसे मशीनरी को सेल किया, फर्नीचर को सेल किया, तो जिससे जो पैसा रिसीव हुआ वो किस कैटेगरी में आएगा, कैश इन फ्लो में आएगा। इसी तरह सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का सेल करना, लोन का कलेक्शन करना, मतलब पैसा तो आया ना। बस आपको ये याद रखिए कि जहाँ से भी पैसा आए, कहीं से भी पैसा आए, बस बिजनेस में पैसा आ गया तो वो किस में जाएगा, कैश इन फ्लो में जाएगा। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है, किसी भी रीज़न से जा रहा हो वो, ठीक है, तो वो कैश आउटफ्लो में आएगा। तो कैश इनफ्लो के कुछ पॉइंट्स और कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट से अमाउंट रिसीव हो रहा है आपको, या डिविडेंड रिसीव हो रहा है लोन पर, तो वो भी आपको किस में आएगा, कैश इनफ्लो में आएगा। रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो उस पैसे की ज़रूरत कहाँ से अराइज हो सकती है। जैसे आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, या डिबेंचर इशू कर सकते हो, है ना, डिबेंचर से ले सकते हो। तो आपको इनसे भी जो पैसा रिसीव होता है ना, वो किस में जाता है, वो जाता है कैश इन फ्लो में जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो किस में जाएगा, कैश इनफ्लो में जाएगा। अब कैश आउटफ्लो देखते हैं कि कैश आउटफ्लो मतलब बिजनेस से पैसा किन किन कंडीशन में बिजनेस से पैसा जा सकता है। पहला है पेमेंट टू सप्लायर को पेमेंट किया जा रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो। एंड एम्प्लॉय फॉर मटेरियल एंड सर्विस, जैसे अगर आपने मटेरियल परचेज किया आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए, तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो पेमेंट कर रहे हो आप, तो आपके बिजनेस से पैसा गया, ठीक है, पैसा गया तो वो किस में जाएगा, कैश आउट फ्लो में गया। अब इसी तरह पेमेंट टू गवर्नमेंट फॉर टैक्स एंड ड्यूटी, गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हो, ड्यूटीज पे कर रहे हो, तो आपका
आपका कैश है, जो बिजनेस का जो कैश है वो जा रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? कैश आउटफ्लो में जाएगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट्स को अगर आप परचेज कर लेते हो, जब आप किसी जैसे आप मशीनरी है, मशीनरी को आप परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। कोई आपको उधार में नहीं देगा, चलो उधार में भी दे दिया तो बाद में तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा ना, फ्री में कोई नहीं देता। तो आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो फिक्स असेट्स का, तो आपका क्या हुआ? बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो वो भी क्या होगा? आपका कैश आउटफ्लो होगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मेकिंग लोन, अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, लोन का पेमेंट कर रहे हो आप, तो भी आपका कैश आउटफ्लो में जाएगा। जैसे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की डिविडेंड का आप पेमेंट कर रहे हो, तो भी आपको किस में जाएगा? कैश आउटफ्लो में जाएगा। पेमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑन डिबेंचर एंड अदर बोरोइंग, डिबेंचर्स का पेमेंट, बोरोइंग्स का जैसे लोन्स का पेमेंट कर रहे हो, तो किस में जाएगा? आपके कैश आउटफ्लो में जाएगा। पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो डिबेंचर, यहाँ तो क्या हुआ? डिबेंचर का पेमेंट कर रहे हो, पर यहाँ क्या हुआ? इंटरेस्ट का क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। अब मैंने इतना आपको बताया कि कैश इनफ्लो में कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है, ठीक है? जहाँ से रिसिप्ट लिखा हुआ आ जाए तो वो कैश इनफ्लो, पेमेंट लिखा हुआ आ जाए मतलब वो कैश आउटफ्लो। अब इसमें 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। जैसे आप असेट्स को सेल कर रहे हो, अगर आप असेट्स को सेल कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस को आप सेल कर रहे हो या आप उससे परचेज कर रहे हो, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फिक्स असेट, दैट्स आर कम इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब सेकेंड है इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग मतलब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं से, या तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या आप पैसा ले सकते हो, तो वो किस में आएगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है मतलब आपके बिजनेस में आप कहाँ से पैसा ले रहे हो, जैसे आप इक्विटी शेयर से ले रहे हो, डिबेंचर से ले रहे हो, या उनका पेमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुए, ये सब कुछ आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। जब फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जैसे होती है, जैसे फिक्स असेट्स हुआ, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वापस 1 साल बाद 2 साल बाद आपको उसका प्रॉफिट मिलता है, ठीक है? जैसे कंपनी में कोई भी मशीनरी होती है तो वो क्या होता है? अपना रिटर्न देती है ना, तो इसी तरह आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया उसे परचेज करने के लिए, फिर बाद में क्या हुआ? आपको रिटर्न मिल रहा है, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके बिजनेस से रिलेटेड गुड्स को परचेज करना, सेल करना, ठीक है? ऐसी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। अब आपको मैं बताऊँगी मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब लॉजिकली जो मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो बताती हूँ, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने अभी क्या बताया कि बिजनेस में कैश कहाँ से आ रहा है और आप के बिजनेस से पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो इसके मीनिंग में ही इसका है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है? इनफ्लो कैश मतलब कि कैश कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से सोर्सेज से आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, एंड आउटफ्लो और कौन कौन से सोर्सेज से आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट इज एन एंटरप्राइजेस, किसकी? एंटरप्राइजेस की ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होती है, जैसे फिक्स टाइम जैसे अपन अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इस फिक्स टाइम पीरियड में आपके बिजनेस में कहाँ से पैसा आया और कहाँ से आपके बिजनेस से पैसा गया, इन सब का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में रखा जाता है। तो इस मीनिंग में ही आपका, इस वर्ड में ही आपकी क्या है? मीनिंग है इसकी, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो क्या एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है जिसमें आपके बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है और बिजनेस से पैसे कहाँ जा रहा है, एक फिक्स स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है? तो वो क्या होता है? आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। आई होप आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी आपको बताया है। क्लासिफिकेशन, अब मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी बता दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? जिसमें आपके गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज करना और सेल करना, जैसे कस्टमर से आपको रिसीव हो रहा है, सप्लायर
आप पेमेंट कर रहे हो मटेरियल का, सर्विस का या गुड्स का, तो ऐसे एक्टिविटीज़ किस में आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती है। सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जिसमें आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो और फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिलता है। जैसे अगर मशीनरी परचेज किया आपने तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? उसकी वर्किंग कंडीशन मिलेगी कि हाँ वो काम करके अच्छा दे रहा है, प्रोडक्शन में आपका दे रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टिंग कौन से होते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है। अब थर्ड है फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मतलब कहाँ से आप पैसा आप अपने बिजनेस में ला सकते हो। जैसे आप लोन से ला सकते हो, डिबेंचर से ला सकते हो, शेयर से ला सकते हो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ कौन सी कैटेगरी में आती है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आती है। ठीक है, चार्ट के थ्रू मैंने बता दिया था फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको बताऊँगी कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिफरेंस कैसे है फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कैश फ्लो का और फंड फ्लो का। तो मीनिंग है इट मीन्स, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स इनफ्लो कैश एंड आउटफ्लो कैश। मतलब जो बिजनेस में जो पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, ऐसा स्टेटमेंट कौन सा होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ये क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल। जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है उसे क्या बोला जाता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब जितने भी करंट असेट्स है, करंट असेट्स में से जितनी भी लाइबिलिटीज को लेस करने के बाद जो बचता है आपका, वो कौन सी होती है? वर्किंग कैपिटल होती है। बेसिस ऑफ एनालिसिस, किस बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट को? पहला है एनालिसिस इन द बेस्ड ऑन चेंज इन कैश पोजीशन। अगर कैश पोजीशन की जो चेंजेस होते हैं, जैसे पहले आपने रिसीव कर लिया 1 लाख रुपीज़, ठीक है, अब एक दिन बाद क्या हो गया? कैश चला गया। तो अब कैश का आना और कैश का जाना, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो किसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है? कैश फ्लो की पोजीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें फंड फ्लो का कैसे किया जाता है? एनालाइसिस बेस्ड ऑन चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। जितने भी नेट वर्किंग कैपिटल में जितने चेंजेस होते रहते हैं उसके बेसिस पे इसे एनालाइज किया जाता है। थर्ड है यूटिलिटी। यूटिलिटी के बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कब यूज में लिया जाता है? टाइम पीरियड कितना है इसका? शॉर्ट टर्म एनालिसिस है ये। पर जो फंड फ्लो है, फंड मतलब पैसा, मतलब आप बिजनेस में पैसा कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से, जैसे इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, तो ये लॉन्ग टर्म का होता है। पर जो कैश फ्लो होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, पर जो फंड फ्लो है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एनालिसिस होता है। ठीक है, पब्लिकेशन, ठीक है, मतलब अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, ये ज़रूरी है क्या? अगर आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा क्या? तो अब ये देखते हैं, पब्लिकेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बनाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। फंड फ्लो क्या है? पब्लिकेशन फंड फ्लो इज नॉट मैंडेटरी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से पैसे ला रहे हो बिजनेस में, ठीक है। तो इसका पब्लिकेशन मतलब आप पब्लिक को बताना फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, ये ज़रूरी नहीं है, पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसका ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, नो सच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर सेपरेटली। कोई सेपरेटली स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता, पर इसमें क्या किया जाता है? इसमें सेपरेट स्टेटमेंट बनाया जाता है। अलग अलग स्टेटमेंट क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अपन क्वेश्चन करेंगे तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा? तो ये फॉर्मेट है कि आपके बिजनेस में जो भी पैसा आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, ठीक है, वो पहले अपन लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपको मैंने बताया कौन कौन से हो सकते हैं, वो लिखेंगे अपन यहाँ। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट क्या होगा? गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप कैसे आप नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। पहले फिक्स असेट्स आपकी 1 लाख की थी, पर अब आपके फिक्स असेट्स कितने की हो गई है? 50,000 रुपीज़ की हो गई है। तो 50,000 का इतना डिफरेंस कैसे आ गया? वो होता है आपका डेप्रिसिएशन, कि आपकी वैल्यू क्या हो गई? घट गई। तो इसकी वजह से भी तो आपकी कैश में आपके कैश की वैल्यू कम हो जाती है ना फिक्स असेट्स की। तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो आपके ऐसे है, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, प्रॉफिट। अगर आप फिक्स असेट सेल करते हो तो उससे प्रॉफिट होता है, तो अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब ये क्या है? माइनस में, ठीक है। लॉस होता है
तो आपको ये लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ब्रैकेट में आएगा, और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये है क्या, आपको कैसा पता चलेगा कि प्रॉफिट है फिक्स असेट्स का, लॉस है। आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी, उस न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इतना बड़ा फॉर्मेट है, इतना बड़ा नहीं है। बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर प्रॉफिट होता है फिक्स असेट्स, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो बस आपको इस पॉइंट्स को 2-3 बार याद कर लेना है, और बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा, और लॉस होता है तो वो ब्रैकेट में नहीं आएगा। इसी तरह गुडविल हुई, इंटेंजिबल असेट्स, प्रीमियम हुआ, शेयर डिबेंचर हुआ, डिस्काउंट हुआ डिबेंचर्स पे, प्रॉफिट हुआ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, डिबेंचर्स। तो ये सब कुछ किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब आप सबका स्टेटमेंट मतलब आप इन सब का कैलकुलेशन कर लेते हो तो इसका सब टोटल आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या निकल के आएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल से पहले वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एडजस्टमेंट और करने पड़ते हैं। अगर जैसे आपके पास बैलेंस शीट होगी, ठीक है, बैलेंस शीट में अगर पिछले ईयर से इस ईयर में अगर इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो क्या होगा, वो ऐड किया जाएगा। और जैसे करंट असेट्स है, अगर करंट असेट्स में डिक्रीज हो रही है, करंट असेट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, जैसे पिछले साल 1 लाख थी और इस साल क्या हो गई 50,000 हो गई, तो क्या हो गई, ये डिक्रीज हो गई। तो आपको इसमें इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या होगा, आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी। उस बैलेंस शीट में आपके पास होगा कि प्रीवियस ईयर आपका स्टेटमेंट क्या था, कि प्रीवियस ईयर में कितना था आपके पास और आपके करंट ईयर में कितना है, तो कितना चेंजेस आया, वो सारे डिफरेंसेस अपन इसमें लिखते हैं। डिक्रीज हुई, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज़ हुआ तो उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इंक्रीजिंग करंट असेट्स इंक्रीज हो जाती है तो उसे लेस करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा कि टोटल आ जाएगा आपके पास कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आपके पास जनरेट हुआ है, वो कितना पैसा आया है वो यहाँ लिख देंगे। अगर इसमें से टैक्स लेस कर देंगे, मतलब टैक्स पे कर देंगे तो लेस हो जाएगा, क्योंकि अपन इसमें क्या पढ़ रहा है कि बिजनेस कहाँ से पैसा, यहाँ से सबके पास से क्या आ गया, पैसा आ गया, और यहाँ क्या चला गया, टैक्स में पैसा चला गया, तो अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद आपके पास टोटल आ जाएगा कि नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आपके पास रिसीव हुआ। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे सेकेंड पार्ट। दूसरा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कहाँ से जो पैसा आता है वो वाले ट्रीटमेंट इसमें किए जाएंगे। जैसे परचेज किया फिक्स असेट्स तो ब्रैकेट में आएगा, सेल किया फिक्स असेट्स तो यहाँ होगा। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अपन ने क्या दिया कि प्रॉफिट हुआ, पर अगर आप सेल करते हो फिक्स असेट्स को वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इस बात का आप ध्यान ज़रूर देना। जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, वो सब कुछ आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अब क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल एक्टिविटी। जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है और जा रहा है उनका एडजस्टमेंट अपन यहाँ करेंगे। जैसे इशू ऑफ शेयर्स को इशू किया तो वो लिखेंगे, डिबेंचर इशू किया तो वो लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा है, डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है, अगर या कोई लोन आपने लिया है या लोन का पेमेंट कर रहे हो आप, डिविडेंड पे कर रहे हो या इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये सब कुछ आपका किस में आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आएगा। आपको इसमें ध्यान रखना है जब भी आपको रिडम्पशन बोल दे, किसका, प्रेफरेंस शेयर का और डिबेंचर का रिडम्पशन बोल दे तो वो अमाउंट किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। फिर बाद में इसे सॉल्व किया जाएगा, जो प्लस का वो प्लस का ऐड किया जाएगा और माइनस वाले लेस करके फाइनल वाले कॉलम में लिख देंगे। अब आपके पास क्या हो गया, आपने ए एक्टिविटी कैलकुलेट कर ली, बी एक्टिविटी कैलकुलेट कर ली और सी एक्टिविटी कैलकुलेट कर ली। मतलब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आया वो कैलकुलेट कर लिया, अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो पैसा आया वो कैलकुलेट कर लिया और फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो पैसा आया वो कैलकुलेट कर लिया। अब इन तीनों को ऐड करके ओपनिंग कैश बैलेंस भी ऐड किया जाएगा। जब आप ए प्लस बी प्लस सी में ऐड कर दोगे कैश बैलेंस ओपनिंग का, तो आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा, उसका अमाउंट आप
आपको यहाँ मैच हो जाएगा। अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपने सही किया है। अगर मैच नहीं होता तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत किया है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर बैलेंस शीट में कैश बैलेंस होगा ओपनिंग तो अपन पहले लिख देंगे, अगर क्लोजिंग गिवन है तो क्लोजिंग लिख देंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जब अपन ये A + B + C में ऐड कर देंगे कैश बैलेंस और आपका आंसर मैच कर जाता है क्लोजिंग कैश बैलेंस से, तो आपका आंसर सही है। अब आपको मैं बताऊंगी अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले वाला जो प्रॉफिट होता है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट आपको दो तरीके से मिलेगा। या तो आपको क्वेश्चन में सीधा बोल दिया जाएगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, अगर गिवन है तो आपको जो अमाउंट गिवन है वो आपको क्वेश्चन में लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का अमाउंट गिवन नहीं है तब आप क्या करोगे, तब आपको करना पड़ेगा कि जो नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो लिखा जाएगा, और जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है P&L का, ध्यान दीजिए P&L का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस होगा वो लिखा जाएगा, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट किए जाएंगे। जैसे अगर रिजर्व है, रिजर्व को ट्रांसफ़र किया है तो वो ऐड किया जाएगा, प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर का वो लिखेंगे, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स है उनको ऐड किया जाएगा, वो लिखा जाएगा। और इसमें से क्या लेस किया जाएगा, इसमें से लेस किया जाएगा टैक्स लेस किया जाएगा, ठीक है। और टैक्स लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की, राजस्थान यूनिवर्सिटी लगभग आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। अगर देखो इस पर ध्यान दीजिए कि अगर नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में P&L गिवन है, P&L गिवन ओनली P&L गिवन है तो इन ओपनिंग का और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होगा वो आपको नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए, एडजस्टमेंट में अगर आपके पास क्या है जनरल रिजर्व है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का डिफरेंस जो होगा वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, और ये ध्यान अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब देखो जब अगर आप असेट्स को सेल करते हो या डेप्रिसिएशन लगता है तो कुछ अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अगर आपको फिक्स असेट्स अकाउंट बनाना है तो देखिए कि फिक्स असेट्स अकाउंट का फॉर्मेट इस टाइप का है कि जब भी ओपनिंग कैश बैलेंस, देखो फिक्स असेट्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अपन सबसे पहले टू बैलेंस BD लिखेंगे ओपनिंग, और बाद में क्या लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे टू बाय बैलेंस CD से, ठीक है। अगर आपने असेट परचेज करी है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो आपको परचेज के नाम से टू कैश आ जाएगा। अगर आपने सेल करी है तो बाय कैश के नाम से आ जाएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन लगा है वो डेप्रिसिएशन लगा है। अगर उन दोनों का जो बैलेंस आता है, जैसे डेबिट्स का बड़ा है और क्रेडिट्स का कम है, तो जो इसका बैलेंस इस तरफ कम पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस आ जाएगा। अगर इस साइड कम पड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, क्या किस नाम से, टू P&L अकाउंट के नाम से। इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स का भी अकाउंट बनाया जाता है। इसका प्रोविजन क्या है, प्रोविजन का मतलब लाइबिलिटीज है ये, तो इसका कौन सा बैलेंस होता है, करंट बैलेंस होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस अपन बाय साइड लिखेंगे और इसका क्लोजिंग बैलेंस टू साइड लिखेंगे, और फिक्स असेट्स है वो अपन लिख देंगे, और जो बैलेंस आएगा वो P&L के अकाउंट में चला जाएगा। अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए। ये फॉर्मेट आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप इसको फॉर्मेट को देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, पर अपन जब क्वेश्चन करेंगे एक एक पॉइंट को क्लियरली मैं समझाऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपका सपोर्ट दिखाइए क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपका। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।